हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का। आज बच्चा पार्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये थर्ड चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और आज हम साइंस का ये टॉपिक देख रहे हैं व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूल होता क्या। देखो, अगर हम आसान भाषा में समझें तो मॉलिक्यूल इज़ ग्रुप ऑफ एटम। लेकिन क्या हर बार ग्रुप ऑफ एटम होता है क्या? नहीं। कई बार एक ही एटम अपना मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम में एक ही एटम और एक ही एटम का मॉलिक्यूल। लेकिन ऑक्सीजन के लिए O इज एटम और O2 इज अ मॉलिक्यूल। अगर ओजोन लिखेंगे तो O3 विल बी द मॉलिक्यूल, ओजोन। समझ में आ रही है बात? तो बच्चा पार्टी, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मॉलिक्यूल है क्या। ये बात में कोई शक नहीं है कि मॉलिक्यूल इज ग्रुप ऑफ वन और मोर देन वन एटम्स। अब आप बोलोगे सर वन एटम को आप ग्रुप बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है? देखो, हम अपनी डेफिनेशन बनाते समय बोलेंगे जरूर कि एक ग्रुप ऑफ एटम विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, बट इट डजंट मीन कि एवरी टाइम इन एवरी केस ग्रुप इज रिक्वायर्ड। तो अब हमें एक नया शब्द सीखना है, एटॉमिसिटी। जब आप एटॉमिसिटी शब्द सीख जाओगे तब आपकी पूरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी इज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी देखा, मैंने आपको एटॉमिसिटी बताई, तो अगर मैं एटॉमिसिटी को एक्सप्लेन करूं तो हीलियम के लिए एटॉमिसिटी विल बी 1, ऑक्सीजन गैस के लिए 2 और ओजोन के लिए 3, क्योंकि 3 ने मिलके ओजोन बनाया, 3 ऑक्सीजन ने ये बनाया, 2 ऑक्सीजन ने O2 बनाया और 1 हीलियम ने बनाया। तो अगर एटॉमिसिटी 1 है तो हम उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर 2 है तो ऑब्वियसली डाई एटॉमिक, ठीक है। अगर 3 है तो ट्राई एटॉमिक। आपके सामने कुछ एग्जांपल बता भी दिए थे, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम उसे 4 है या 4 से ज़्यादा है तो टेट्रा, 4 को टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, बट बेटर है कि अपन पॉली एटॉमिक बोल दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है, P4 लिखते हैं, ठीक है। सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, S8 लिखते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स, एक दो भी नहीं, जितने भी मेटल्स हैं वो सभी मोनो एटॉमिक हैं। मतलब एटम्स के लिए कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे कि Na2 या Na3, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली हम नॉन मेटल्स के लिए ही एटॉमिसिटी शब्द यूज करते हैं। अच्छा, जितने भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी मोनो एटॉमिक में आते हैं। गैसेस हैं बट मोनो एटॉमिक है। अदरवाइज जितनी भी गैसेस हैं दुनिया में, अदर देन नोबल गैसेस को छोड़ दो तो वो सभी डायटॉमिक में आती हैं, जैसे O2, N2, H2, लाइक दैट। समझ में आया? क्लियरली बात समझ में आ रही है? तो एटॉमिसिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एटॉमिसिटीज बताई, देखो ये एटॉमिसिटी यहाँ पे बता रहे हैं आपको, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, देखो। तो मैंने आपको अभी अभी बता दिया, क्योंकि जब तक आप एटॉमिसिटी नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड इज फॉर्म या विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल, तब आप बोलोगे सर हीलियम, नियॉन, आर्गन में तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बेटर है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट डेफिनेशन हम लोग सीधे एटॉमिसिटी पे बोलें, ठीक है। कोई भी एक एटम का भी हो सकता है और अलग एटम का भी हो सकता है। और यह देखो साफ साफ इन्होंने लिख दिया नॉन मैटर्स, तो नॉन मैटर्स के लिए बेसिकली एटॉमिसिटी निकाला जाता है। मैटर्स तो हमेशा ही मोनो एटॉमिक होते हैं, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बच्चा पार्टी, कई बार देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हो या आप
एटम्स या एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हो। कंपाउंड का मतलब होता है फिक्स रेशियो ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने H2O लिया तो उसने 2:1 रेशियो लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। CO2 लेगा तो वो 1:2 का रेशियो लेगा कार्बन और ऑक्सीजन में। अगर किसी ने ले लिया NH3 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में 1:3 का रेशियो लेगा। अगर वो ये रेशियो नहीं लेगा तो ये कंपाउंड नहीं बनेंगे। तो इन अ कंपाउंड द मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स और एटम्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ और है। गड़बड़ क्या है? आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये सब बताए थे, है ना। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ ऐड करके दे रहा हूँ, ध्यान रखना। जो अभी भी मैंने फिक्स प्रोपोर्शन बोला, जैसे मैंने बोला 2:1, वो मैंने एटम्स के बेसिस पे बोला, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई पंगा नहीं है। बट हम हमेशा मास का क्राइटेरिया सेट करते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स शुड कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस। समझ में आया? जैसे मैंने H2O बोला तो क्या बोला मैंने? 2:1 का रेशियो। अभी कलर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लू पे ब्लू चलेगा नहीं तो, है ना। तो मैंने क्या बोला? 2:1 का रेशियो मैंने बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। बट ये एटम्स के बेसिस पे, अगर मास के बेसिस पे बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 1:2 मतलब 2:16। 2:16 का सिंपल फॉर्म क्या होगा? 1:8। तो इफ यू वांट टू फॉर्म H2O, you have to take hydrogen and oxygen in 1:8 proportion of their masses. बच्चा पार्टी, सबसे जरूरी बात, फिक्स प्रोपोर्शन तो चाहिए, लेकिन वो फिक्स प्रोपोर्शन मासेस में चाहिए, भूलिएगा मत। समझ में आ रही है बात? हाँ, हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है? बच्चा पार्टी, अभी फिर से हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करनी है, बहुत ही एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करनी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक्चुअली आपके काम की चीज़ है। मैं आपको जानबूझ के एक बहुत ही बेसिक लेवल से ये बात बता रहा हूँ। प्लीज़ जस्ट गिव योर प्रॉपर अटेंशन टू इट। बच्चा पार्टी, किसी भी एटम में लेट्स टेक एन एटम, ये एक एटम है। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि किसी जगह पर प्रोटॉन लॉस तो होता नहीं, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो नेगेटिव लूज हो गया ना, तो नेगेटिव चार्ज लेस हो जाएगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज मोर हो जाएगा। तो जो आयन है या जो बचेगा उस पर फाइनली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल थे। अरे भाई, तुम्हारे एक हाथ में प्रोटॉन है, एक हाथ में इलेक्ट्रॉन है। जिस हाथ में इलेक्ट्रॉन है वहां से तुमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, जितने भी लूज किए हो, तुमने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना। तो पहले दोनों सेम थे, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ऑटोमेटिकली कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा हो गए, है ना। जैसे मान लो पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ? तुमने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन तो 10 के 10 ही है ना, समझ में? तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज दिखने लगेगा। अच्छा, ये हो गई नंबर 1 सिचुएशन। अब एक दूसरा सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन गेन। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज मोर हो जाएगा और कंपैरेटिवली प्लस चार्ज लेस हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज आपको नेगेटिव दिखेगा। अच्छा, तो इस तरह से जो बनता है उसको आयन बोलते हैं। ये तो होगी आयन की बात, कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने से प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नेगेटिव चार्ज आता है। अभी देखते जाना, अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है। मैं पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो, इधर अपने पास जगह है थोड़ी सी, है ना। मैं चाहता हूँ कि मिटाऊँ तब जब तुम्हारा समझ के हो जाए। अच्छा,
अब अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की बात करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स की बात करता हूँ बच्चा पार्टी, आपको कुछ चीज़ें याद होंगी, यकीनन याद होगी, मुझे पूरा भरोसा है आपको याद होगा ये वाला पार्ट। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान देना। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस करने का पॉट है, इस पे मैंने एक ये प्लस का इलेक्ट्रोड लगा दिया और इस तरफ मैंने एक माइनस का इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है, एक प्लस का इलेक्ट्रोड और एक माइनस का इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब क्या होता है, अगर इस प्लस वाले को, अब समझना, ये प्लस का इलेक्ट्रोड है, मैंने इसको बैटरी से भी चलो कनेक्ट कर दिया, लेट से ये बैटरी से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ये प्लस वाले को, ये माइनस वाले को, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इसके अंदर सोडियम डला है, सोडियम कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, सोडियम कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। और मान लो क्लोरीन नेगेटिव है, तो क्लोरीन किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, है ना। थोड़ा डायग्राम ऐसा मिलजुल सा गया है, तो मैं इसको और अच्छा समझा देता हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं। एक होता है एनोड, सबको पता है एनोड खुद पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड रहता है, उसको बोलते हैं कैथोड, जो नेगेटिव चार्ज रहता है। अच्छा, अब ये जो प्लस है, इसकी तरफ कौन सा आयन मूव करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव आयन, प्लस की तरफ नेगेटिव आयन, है ना। अब ये नेगेटिव आयन किसकी तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है एन आयन। देखो बड़ा कंफ्यूजिंग है, एनोड पॉजिटिव है लेकिन एन आयन नेगेटिव है, क्यों, फिर से देखो, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द आयन मूविंग टूवर्ड्स एनोड इज कॉल्ड एनायन। सिमिलरली द कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अब इसकी तरफ कौन जाएगा, वेरी गुड, पॉजिटिव आयन जाएगा, और इस पॉजिटिव आयन को आप बोलोगे कैटायन, ठीक है, मैंने एस लगा दिया कैटायंस के लिए, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए मैं यहाँ पर सोडियम ही ले लेता हूँ। सोडियम ने भाई साहब इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो बन गया Na पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया लूज। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बन गया Cl नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज तो पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, यहाँ तक कि कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब इसको अगर नाम बोलेंगे तो ये है कैटायन, किसका कैटायन, सोडियम का कैटायन। आयन तो वही है, आयन मतलब चार्ज। व्हाट इज आयन, आयन इज चार्ज एटम, सिंपल। अब कोई पूछे कैसे बनता है आयन, तो आप बोलोगे बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आयन बनता है, सिंपल। समझ में आया। तो कैटायन हो गया, एनायन हो गया, और इनके नामकरण भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ रही है। अच्छा, सीधी सी बात है, जब आयंस आपस में जुड़ते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयंस फॉर्म आयनिक कंपाउंड। समझ में आया। जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम हो गया प्लस वाला और ऑक्सीजन हो गया माइनस वाला, तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मैग्नीशियम सल्फाइड, तो मैग्नीशियम एंड सल्फर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन। समझ में, आयनिक में एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा, दोनों होंगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है आपको बातें, वेरी गुड। अब बच्चा पार्टी हमें डिस्कस करना है हाउ वी कैन राइट अ केमिकल फॉर्मूला, हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने की एक टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। ये टेक्निक मैंने लास्ट ईयर बच्चों को समझाई थी, इस साल फिर समझा देता भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सब बच्चे एक बात ध्यान से देखो, बच्चा पार्टी यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, ये आप याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। एनी कंपाउंड, एनी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही हट जाए। एनी कंपाउंड want to be neutral
समझ में, एनी कंपाउंड ऑलवेज है ना, ऑलवेज लिख दो, ऑलवेज एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो, ऑलवेज इट वांट्स टू बी न्यूट्रल, ठीक है, मतलब कोई भी, सो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने लिखा है NaCl, तो NaCl में ये एक प्लस है तो ये एक माइनस है, तो देखो न्यूट्रल है। अब मैंने लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये 2 प्लस है तो ये भाई साहब 2 माइनस है, तो इसलिए नेट चार्ज 0, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। अच्छा, अब ये चक्कर है कि हमको कैसे पता चलेगा। देखो नेट चार्ज बेसिकली, कई बार नेट चार्ज का मतलब हो जाता है उसकी कितनी वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट करेक्ट टर्म इज ऑक्सीडेशन स्टेट, बट पीपल यूज टू से वैलेंसीज ऑल्सो, बट ठीक है। अब आपकी बुक में जो दिया है मैं वो बताता हूँ, पहले वो समझ जाओ। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे कैल्शियम लेता हूँ, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है, मतलब कैल्शियम बाबू 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है, समझ में आएगी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है तो ऑब्वियसली सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन कैच करना चाहिए। तो अब मान लो मेरे पास क्लोरीन है, वो 1 ही इलेक्ट्रॉन कैच करता है, ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन कैच करता है, फॉस्फोरस है, फॉस्फेट है वो 3 इलेक्ट्रॉन कैच करता है ना। अब अगर ये कैल्शियम की इस क्लोरीन से आप दोस्ती कराओगे तो एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो आपको कितने क्लोरीन चाहिए, आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCl2। वेरी गुड। फिर देखो ये कैल्शियम इस ऑक्सीजन को ये 2 दे रहा है और ये 2 ले रहा है, तो इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप Ca2O2 ये ऐसे नहीं लिखोगे, दोनों में 2 2 है तो बेटर है CaO। वेरी गुड। अच्छा, नंबर 3, अब आप इसको जब दोगे, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो आपने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया 2 और इसको कर दिया 3, तो बन गया Ca3PO4। अब आप बोलोगे सर ये थोड़ा है ना ट्रिकी हो रहा है, तो कोई आइडिया, कोई ट्रिक दे दो या थोड़ा आसान चीज़ दे दो। तो चलो आसान चीज़ देख लेते हैं। आसान चीज़ करने का एक ही तरीका है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें दोनों तरफ बैलेंस बनाना है, तो उसको बोलते हैं, आपके ऊपर ये जो मेटल है, ठीक है, इसको M स्टैंड्स फॉर मेटल, इसके ऊपर जो भी चार्ज है X प्लस, ठीक है, और यहाँ जो भी नॉन मेटल है N, उसमें Y माइनस का चार्ज है, तो ये Y माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो और X प्लस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, MyNX। बस इतनी सी ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी मैंने लिखा था Ca2 प्लस और PO4 3 माइनस, चार्ज को मत लिखना, मतलब वो जो वैल्यूज है उसको। तो इसका क्या बन गया, ये 3 चला गया इसके पास और ये 2 आ गया इसके पास, तो क्या बन गया Ca3PO4 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस क्यों लगाया, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखते Ca3PO4 और 2 तो ये 42 दिखता, समझ रहे हो, तो ऐसे नहीं, ऐसे लिखना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी यूज टू मेक केमिकल फॉर्मूला। तो अब मैं ना आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, खुद कर लेना, ठीक है, और फिर आज के लिए टाटा बाय बाय खेलेंगे। तो हमारे पास है जैसे हाइड्रोजन, पहले मैं प्लस वाले लिख रहा हूँ, फिर इधर मैं माइनस वाले लिखूंगा, ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, और एक मैं कोई एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है। तो जैसे H हो गया, लिथियम भी ले लो, चलो सोडियम भी ले लो, पोटेशियम भी ले लो, हो गया ये प्लस वाले हो गए, 1 प्लस वाले। फिर कैल्शियम 2 प्लस ले लो, मैग्नीशियम 2 प्लस ले लो, एल्यूमिनियम 3 प्लस ले लो, ठीक है, आयरन भी 3 प्लस ले लो, आयरन 2 प्लस भी होता है तो वो भी ले लो, चलो, और जिंक 2 प्लस ले लो, बहुत सारे हैं, कुछ 10-12 मैं आपको दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। फ्लोरीन 1 माइनस, क्लोरीन 1 माइनस, ब्रोमीन 1 माइनस, आयोडीन 1 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, फॉस्फेट 3 माइनस, सल्फेट 2 माइनस, और लेट्स मेक एक ऑक्सलेट एसिटेट भी ले लो, चलो इतने सारे हो गए। अब मैं एक का ले लेता हूँ
और वो एक मैं कोई भी ले लेता हूँ, लेट से मैं एल्यूमिनियम ले लिया, एल्यूमिनियम को मैं बता रहा हूँ, तो इस एल्यूमिनियम को इन सब के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्यूमिनियम का एफ के साथ क्या बनेगा, AlF3, क्योंकि इसके पास एक ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब Al3+ और F1-, है ना, तो इसको इधर और इसको इधर, तो ये बन गया Al3F, है ना। पैसे AlCl3, AlBr3, AlI3, अब ये 2 है और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा Al2O3, फिर A और N ये +3 एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन 3-, बढ़िया, बल्ले बल्ले, तो AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, फिर एल्यूमिनियम का फॉस्फेट से भी AlPO4, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब एल्यूमिनियम का सल्फेट से क्या बनेगा, SO4 होल थ्राइस, ठीक है। और एसीटेट का तो सिंपल ही है, AlCH3COO3। ऐसे करके आपको सब बनाने हैं, मैंने एल्यूमिनियम को बना दिया है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप बना लेना। तो 9 इंटू ये कुछ 9 हो गए, कुछ 100 फॉर्मूले बना लोगे, इतने बना लोगे तो पंडित बन जाओगे फॉर्मूले के। तो गाइज आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है, अगर डाउट है तो पूछ लेना। मिलेंगे अगले लेक्चर में, अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।